हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का आपका जो टॉपिक है, हमने फिजिक्स का बिल्कुल भी नहीं लिया है। तो टॉपिक आपका है, टॉपिक हमने हिंदी के पद्य साहित्य का इतिहास आपका टॉपिक लिया हुआ है। हिंदी में आपका पद्य साहित्य का इतिहास कैसा था, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ हमने इस वीडियो में बात की है। ठीक है, कि कितने भागों में उसको बांटा गया है, ये सब आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपके पद्य साहित्य का इतिहास। ठीक, हिंदी में पद्य साहित्य के इतिहास को हिंदी में पद्य साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है। मतलब कि ये जो भाग वर्गित किए गए हैं पद्य साहित्य के इतिहास का, उसकी जो रचना की है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उन्होंने हिंदी के पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांट दिया है। ठीक, कौन कौन से हैं वो भाग, तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका आदिकाल, सेकंड है आपका भक्तिकाल, थर्ड है आपका रीतिकाल और चौथा है आपका आधुनिक काल। तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट आदिकाल, सेकंड भक्तिकाल, थर्ड रीतिकाल, चौथा है आपका आधुनिक काल। ठीक, इनको बांटा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, तो हम पहले देखेंगे आदिकाल को। ठीक, तो आदिकाल को, जो आपका आदिकाल है, सबसे पहला काल, आदिकाल को चारण काल भी कहते हैं, वीर गाथा काल भी कहते हैं, सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं, अपभ्रंश काल भी कहते हैं, बीजावचन काल कहते हैं, इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। किसको? आदिकाल को। ठीक है, आदिकाल को चारण काल, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल, अपभ्रंश काल, बीजावचन काल और अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये बात हुई आदिकाल की कि आदिकाल आखिर होता क्या था। ठीक है, तो इस युग की कुछ विशेषताएं हैं, तो वो कौन सी हैं, तो चलिए बात करते हैं इस युग की आदिकाल की विशेषताओं के बारे में। ठीक, तो आप देख सकते हैं इस युग की कौन कौन सी विशेषताएं। फर्स्ट है आपका राजाओं के युद्धों का सजीव वर्णन। उस टाइम पे जो राजाओं का युद्ध होता था, तो कवि लोग उनका ऐसा सचित्र वर्णन करते थे, ऐसा सजीव वर्णन करते थे, लगता था कि हाँ हाँ ऐसा ही वहाँ पे हुआ है। ठीक है, ऐसा सजीव वर्णन करते थे अपनी रचनाओं के द्वारा। ठीक है, तो राजाओं के युद्धों का सजीव वर्णन कवियों ने किया है। किस युग में? आदिकाल में। सेकंड आपका कौन सा है? भाषा में उनकी जो भाषा रही है, अपभ्रंश, पाली आदि भाषाओं का उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। कौन कौन सी भाषा का? भाषा में अपभ्रंश, पाली और आदि भाषाओं का उन्होंने यूज़ किया है अपनी रचनाओं में। ठीक है, किसमें? आदि काल में। ठीक, थर्ड पॉइंट है आपका आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। अब भाई, कवियों का सम्मान कहाँ मिलता था? राजाओं के दरबार में। तो जैसा कि आदमी होता है ना, कि जैसे नौकर पालता है, कुत्ता पालता है, तो कुत्ता अपने मालिक का स्वामी होता है। तो जिस प्रकार जहाँ आश्रयदाता जो जिन राजाओं के पास कवि रहते थे, तो उनकी प्रशंसा में बहुत सारी कविताएं लिखा करते थे। ठीक है, तो इस युग में आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा की गई अपनी रचनाओं के द्वारा। ठीक, राष्ट्रीयता का अभाव। भाई, जब आश्रयदाता जिन राजाओं की ही प्रशंसा कर लेंगे तो राष्ट्रीयता कहाँ से आएगी? ठीक है, तो राष्ट्रीयता का अभाव था। कल्पना एवं अतिशयोक्ति की अधिकता। ठीक है, कल्पना, अगर कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा के ठीक है, कल्पना करे जा रहे तो उसी की। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं तो उसकी कल्पना एवं अतिशयोक्ति की अधिकता है। कोई किस काल में? आदि काल में। तो आप देख सकते हैं राजाओं के युद्धों का सजीव वर्णन, भाषा में अपभ्रंश, पाली आदि भाषाओं का प्रयोग, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, राष्ट्रीयता का अभाव, कल्पना एवं अतिशयोक्ति की अधिकता। सिद्ध सामंतों में, जो भी सिद्ध सामंत हुआ करते थे उस टाइम के, सिद्ध सामंतों ने भी इस युग में रचनाओं का गठन किया है। ठीक है, सिद्ध सामंत जो आचार्य लोग आपके थे, ठीक, उन्होंने भी इस युग में अपनी रचनाओं का गठन किया है। तो वो कैसी रचना करते थे? अब वो भाई पढ़े लिखे थे, ठीक, आचार्य थे, तो वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। वो जैसे हम लोग राम लक्ष्मण कृष्ण मानते हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं, वो निराकार ब्रह्म, मतलब कि जिसका कोई रूप नहीं है, रूप रंग नहीं है, उनकी भक्ति करते थे। ठीक है, निराकार ब्रह्म की। तो आप देख सकते हैं सिद्ध सामंतों ने भी इस युग में रचनाओं का गठन किया है। उनकी जो रचनाएं थीं वो हठ योग एवं ईश्वर को प्राप्त करने वाली थीं। ठीक है, तो ऐसी रचनाएं की गई हैं उस युग में, जो सिद्ध सामंत आचार्य लोग थे। तो ये बात हुई इनकी विशेषताओं के बारे में। अब देखते हैं आदिकाल के कवि कौन थे एवं उनकी जो प्रमुख रचना है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको देख लेते हैं। आदिकाल के प्रमुख कवि एवं रचनाकार निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है आपके चंद बरदाई, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, 1 नंबर है। पृथ्वीराज रासो, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई की रचना है आपकी पृथ्वीराज रासो।
नरपतनाल, नरपतनाल भी एक कवि थे जिनकी रचना है बीसलदेव रासो। चंद पृथ्वीराज आसो, नरपतनाल, बीसलदेव रासो। अब्दुल रहमान संदेश राशक, अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? संदेश राशक। अब जगनिक की बात करें तो जगनिक की रचना आप देख सकते हैं, जगनिक की रचना है परमाल रासो या आलेखखंड। ठीक है, जगनिक की रचना है आलेखखंड या परमाल रासो। दलपत विजय की कौन सी रचना है? खुमान रासो। नाल सिंह की विजयपाल रासो। नर पृथ्वीराज चंद बरदाई की पृथ्वीराज आसो। ये बात हुई कुछ इंपॉर्टेंट रचना के बारे में।